हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग हैं। फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्स ज़्यादा द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 10 अगस्त देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। अभी बांग्लादेश ने कंस्ट्रक्ट किया है एक वॉर मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स जो किल्ड हुए थे 1971 में। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये कंस्ट्रक्ट किया है और जो कंस्ट्रक्ट हुआ है ये आशुगंज ब्राह्मण बारिया, ये बांग्लादेश में एरिया बिलोंग करता है और जो बॉर्डर करता है त्रिपुरा, जो इंडिया स्टेट है त्रिपुरा को ये बॉर्डर करता है। इसको बताया जा रहा है एक सिग्निफिकेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वॉर ऑफ 1971। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्या है, एक आर्म कन्फ्लिक्ट हुआ था। क्लियर, इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो देख सकते हैं जो वेस्ट पाकिस्तान है इसने लॉन्च किया था ऑपरेशन सनलाइट। अब देख लेते हैं वेस्ट पाकिस्तान क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। ये देखिए ये इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान। पहले क्या होता था, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ था, इसको बोला जाता था वेस्ट, ये ईस्ट पाकिस्तान, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के ईस्ट में है और इंडिया के वेस्ट में है। क्लियर, तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब देख सकते हैं क्यों वार की सिचुएशन, वार लाइक सिचुएशन हुई। इसमें क्या होता है, जो बांग्लादेश के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं कंपेरिजन टू पाकिस्तान। क्लियर, और ज़्यादातर बोला जाता था यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो इनको लगता था रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है और जो पावर रहती थी, जो पॉलिटिकल पावर रहती थी, वो सुप्रीम जो रहती थी वो इसकी रहती थी पाकिस्तानी। क्लियर, तो इस तरीके से डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। तो एक बार वॉर स्टार्ट हो गया था, इसको बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो 1971 में हुआ था। अब क्या हुआ था, जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान फिलहाल में अभी है, इसने ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द पीपल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनके अगेंस्ट एक लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्चलाइट, ध्यान रखेगा। बाकी इसका क्या, इसने क्या किया था, एक मिलिट्री ऑपरेशन था। किसके द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान की आर्मी थी। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान के लिए किया गया था। इसका मकसद था कंट्रोल करना था बंगाली इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो भी मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर बांग्लादेश में। ठीक है, तो उसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और देख सकते हैं 1971 में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बांग्लादेशी जीनोसाइड हुआ था। काफ़ी लोगों को किल्ड किया गया था, लगभग 3 मिलियन जो बंगाली पीपल थे उनको किल्ड किया गया था। क्लियर, बाकी देख लेते हैं इंडिया का भी इस वॉर में इंटर किया। इंडिया इंटर द वॉर आफ्टर द पाकिस्तान लॉन्च द ऑपरेशन चेंगिज खान। क्लियर, तब ये ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया था तब इंडिया ने इंटर किया था इस वॉर में। देख सकते हैं ये क्या हुआ था, लगभग स्ट्राइकिंग 11 इंडियन एयरफील्ड। ठीक है, तो इसने इस ऑपरेशन के अंदर क्या था, स्ट्राइक किया था 11 इंडियन एयरफील्ड। बाकी देख सकते हैं और स्ट्राइक किया था इंडियन पोजीशन ऑन द कश्मीर, लगभग ये 13 दिन चला था। क्लियर, चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट, अभी क्या क्या है, इंडिया की रेलवे है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है डाइस टू द बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से बांग्लादेश तक। इससे पहले क्या हुआ था, एक तरीके से चिली के लिए चलाया गया था, जो आंध्र प्रदेश से गया था बांग्लादेश में। तो बताया जा रहा है ये फर्स्ट पार्सल है, स्पेशल ट्रेन है जो बांग्लादेश के लिए जा रही है। कहाँ से, अहमदाबाद डिवीजन से है। क्लियर, तो इसका जो लगभग सर्विस है 2110 किलोमीटर तक की है। क्लियर, बताया जा रहा है इससे पहले वेस्टर्न रेलवे ने क्या हुआ था, एक गुड्स ट्रेन भेजी थी लोड करके ऑनियन के लिए। ठीक है, टू द बांग्लादेश। और देख सकते हैं लगभग अभी जो भेजने वाले हैं एक तरीके से कैरी डेनिम क्लॉथ, डाइज, कलर्स, ये इस तरीके से सामान वहाँ पर जाने वाला है। लगभग इसका जो रेवेन्यू बताया जा रहा है 31 लाख का बताया जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले एक स्पेशल ट्रेन पहले भी चलाई जा चुकी है जो बांग्लादेश में, जो ट्रांसपोर्ट किया था ड्राई चिली को। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से किया था ड्राई चिली को। अभी फिलहाल में क्या करने वाले हैं, ये डाइज वगैरह, डेनिम क्लॉथ्स, कलर्स वगैरह यहाँ से बांग्लादेश में जाने वाला है। क्लियर, गुजरात से। अब देख सकते हैं बायलैटरल ट्रेड किया इंडिया के साथ में, लगभग बताया जा रहा है 2017-18 में जो था 9 बिलियन USD का था। क्लियर, और देख सकते हैं बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया 91% इंक्रीज हो गया है, जो पहुंच गया 1.2 बिलियन USD। और बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश क्या इंपोर्ट कर रहा है लगभग 660 मेगावाट ऑफ पावर 2018 में इसने, ठीक है, इंपोर्ट किया है। अभी फिलहाल में अभी डेवलप किया है लगभग 1600 मेगावाट का पावर स्टेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फॉर द बूस्ट द पावर ट्रेड। क्लियर,
अभी देख लेते हैं श्रीलंका अभी फिलहाल में क्या हुआ है, जो महिंदा राजपक्षा है इन्होंने ओथ ले ली है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, ये देखिए इनकी पिक्चर देख रहे हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना ये प्रेसिडेंट थे वहाँ के, ठीक है, और जो रेनिल विक्रमसिंघे ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों में एक तरीके से रस्साकसी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहे थे। तो इसके बाद में यहाँ से क्या हुआ, इलेक्शन कराए गए, तो गोटबाया राजपक्षा अभी फिलहाल में 2019 में ये प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, क्लियर। और अभी इलेक्शन हुए थे, जो अभी फिलहाल में क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये दोनों भाई हैं, क्लियर। तो देख सकते हैं अभी जो फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षा, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा, क्लियर। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल इनकी पॉलिटिक्स हो गई है, और ये लगभग 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा महिंदा राजपक्षा। तो अगर लोकेशन देखी जाए, ये देखिए श्रीलंका की लोकेशन है इंडिया के नीचे ये, और ये देखिए यहाँ पर ये रामेश्वरम सेतु, किसके बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ये जाफना का एरिया है, क्लियर। तो ये श्रीलंका की लोकेशन है। अभी देख लेते हैं एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने क्या किया, अभी अमेंड किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2017। देखिए एक तरीके से दिवालिया कानून, हिंदी में बोला जा सकता है इसको दिवालिया कानून। तो इसको अभी अमेंड किया गया है, इस बोर्ड ने अमेंड किया है, देख सकते हैं ये सेकंड टाइम अमेंड हुआ है, क्लियर। तो इसमें क्या करें कि मेजर चेंज कर रहे हैं, चेंज टू द वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस। तो लिक्विडेशन प्रोसेस को एक तरह से इंक्रीज करने के लिए वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री करने, इसको अभी चेंज किया गया है। बाकी देख सकते हैं अमेंडमेंट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कॉर्पोरेट पर्सन को रिप्लेस कर सकता है लिक्विडेटर विद द अनदर लिक्विडेटर, ठीक है, एक लिक्विडेटर से दूसरे लिक्विडेटर में इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। लिक्विडेटर का मतलब बोल सकते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इस तरीके से उनको चेंज कर सकते हैं टू द इनिशिएट द वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, क्लियर। इससे पहले क्या होता था कि जो कॉर्पोरेट पर्सनल थे वो अपॉइंट करते थे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है, टू कंडक्ट द वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, मगर क्या होता था इसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो अभी फिलहाल में जो रूल आया है कि इसको जो वॉलेंटरी लिक्विडेशन है इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद में क्या कर रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट क्या है, अभी क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है, चॉइस प्रोवाइड करा है 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, क्लियर। तो इस तरीके से जो भी क्रेडिटर है, जो भी लोन देता है, क्रेडिटर होते हैं, तो वो सेलेक्ट करता है इन 3 में से एक ऑथराइज को वो सेलेक्ट करता है। तो इस तरीके से देखते हैं बाकी अमेंड क्या कह रहा है अभी, और 3 प्रोफेशनल कौन कौन से हैं वो लिए जाएंगे, जो भी स्टेट में, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रेडिटर होंगे, ठीक है, तो वहाँ से ये 3 प्रोफेशनल लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी द अमेंडमेंट नाउ मेक्स इट नेसेसरी, तो अमेंडमेंट ने एक नेसेसरी किया है, जो भी कमेटी होगी, कमेटी फॉर द क्रेडिटर्स। तो इसके लिए क्या होगा, एक अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है, जो कमेटी होगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, तो इसके लिए एक बोर्ड के जरिए ये रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं। और बोर्ड की जो लिमिट है लगभग रिसीव करता है नॉट लेस देन 66% ऑफ द बोर्ड, कम से कम 66% वोट होने चाहिए इस रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से इसमें चेंज किया गया है इंसॉल्वेंसी में। बाकी देख सकते हैं ये बोर्ड क्या है इंसॉल्वेंसी, और ये कोड क्या है, ठीक है। तो पहले कोड को जान लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मतलब दिवालिया कानून क्या है। इसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग है, क्लियर। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एनपीओ हो रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से किस तरीके से क्रेडिट को बढ़ाया जाए, क्रेडिट एक तरीके से जो भी क्रेडिटर हैं उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, जो भी क्रेडिट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए एक तरीके से इसको सिंप्लीफाई करता है। बाकी अगर बोर्ड का क्या काम है, बोर्ड क्या करता है, ओवरसीज करता है, ठीक है, किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है इंसॉल्वेंसी के बारे में, क्या प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्या एजेंसी वर्क कर रही है। तो इस तरीके से ओवरसीज करता है। ये जो स्टेब्लिश किया गया था 2016 में स्टेब्लिश किया गया था, इसको जो स्टैट्यूटरी पावर, जो पावर मिल रही है, पावर मिलती है दोस्तों इस कोर्ट के तहत, इस बोर्ड को पावर मिलती है, कौन सी, स्टैट्यूटरी पावर मिलती है, क्लियर। इस बोर्ड का यही काम है सिंप्लीफाई करना प्रोसेस को, जो भी दिवालिया कानून को, ठीक है, इंसॉल्वेंसी कानून को एक तरीके से कह सकते हैं सिंप्लीफाई करने का इसका काम है। बाकी इसमें 2 ट्राइब्यूनल होते हैं, क्लियर। एक ट्राइब्यूनल होता है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, दूसरा होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल,
क्लियर। तो इस तरीके से दो ट्राइब्यूनल जो है इसमें वर्क करते हैं। बाकी इसमें 10 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द लॉ एंड कोऑपरेटिव अफेयर्स से ले जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से यहाँ से इसके 10 मेंबर लिए जाते हैं इस बोर्ड के। अभी क्या एक रिपोर्ट जारी हुई है, इन वी स्टेट इंडिया रिपोर्ट 2020। अब देख लेते हैं रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, तो जो रिपोर्ट रिलीज करता है ये करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्लियर। तो एनएसओ ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। बाकी बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग जो हीट वेव्स डेज हैं 2019 में लगभग 80% बढ़ गए। हीट वेव डेज के यहाँ देखिए बहुत जो भी गर्म हवाएं चलती हैं, लू वगैरह, क्लियर, उसको बोलते हैं हीट वेव। तो इसके जो डे हैं लगभग बढ़ गए हैं, बताया जा रहा है 2019 में इस रिपोर्ट के जरिए से कि 80% बढ़ गए हैं, चला। और ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इस मिनिस्ट्री के जरिए रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और जो जारी होती है, जो रिलीज करता है वो एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये ऑफिस किसके अंडर में आता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके की फाइंडिंग देख लेते हैं क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो हीट वेव्स डेज हैं इंक्रीज हुए हैं 82.6%, और जो हाईएस्ट नंबर 2 हीट वेव्स हैं कौन से स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा जो हीट वेव्स बताए जा रहे हैं वो है दोस्तों राजस्थान में। इसके बाद में हीट वेव्स हैं उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, क्लियर। और इसके साथ साथ में जो कोल्ड वेव्स है जिसको बोला जाता है शीत लहर की ठंडी हवाएं, तो इसका भी टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। देखिए 2017 में 29 थे, क्लियर, अब 2018 में लगभग 45 हो गए हैं। तो देखिए ये भी बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। बाकी देख लें हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ बताई जा रही है ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है, ठीक है। तो और बताया जा रहा है कि जो भी ट्यूबवेल हो गया, हैंडपम्प हो गया, ठीक है, जिस तरीके से प्राइमरी सोर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर के रूरल एरिया में, तो जो शेयर है लगभग 53% बताया जा रहा है, किसका, ट्यूबवेल का और हैंडपम्प का। और जो भी अगर बताया जाएगा जो भी पाइप वाटर हो गया, पब्लिक टैप हो गया, ठीक है, पाइप के जरिए जो वाटर जाता है, तो जो अर्बन एरिया में होता है इसका शेयर बता रहा है 65%, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बताया जाए दमन द्वीप का कि जो हाईएस्ट शेयर करता है हाउस होल्ड में चूजिंग द बोटल वाटर, ठीक है, एक तरह से वाटर लेते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, तो बोटल वाटर लिया जाता है लगभग सबसे ज़्यादा कहाँ पर, दमन एंड दीव में, तो ये प्रेफर करते हैं। बाकी बताया जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल्स रजिस्टर, सबसे ज़्यादा जो मोटर व्हीकल रजिस्टर हैं वो दिल्ली में, उसके बाद में बेंगलोर दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा जो स्लम पॉपुलेशन है वो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तरीके से ध्यान रख लेगा इस फैक्ट को। बाकी आपको ज़्यादातर ध्यान रखना ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, एनएसओ, क्लियर, और किसके द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर्ड होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखिए इंडिया ने बैन किया लगभग 101 डिफेंस आइटम, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, एक तरीके से बूस्ट करना चाह रहा है इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्शन, मतलब इंडिया के अंदर ही डिफेंस का प्रोडक्शन हो, ज़्यादा इंपोर्ट ना होकर एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई जा रही है, क्लियर। तो इसलिए 101 आइटम को, ठीक है, एक तरीके से इसको बैन कर दिया है बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। पर्पज यही है इंडिया सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर अभियान के तहत, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं कंट्री में, तो इस तरीके से ये इसको एक मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनाने के लिए इसको एक तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। तो डिफेंस इंडस्ट्री का जो डिफेंस इंडस्ट्री है तो ये सेक्टर बढ़ने वाला है। बाकी इसके लिए 260 स्कीम चलाई जा रही हैं, ठीक है, जो भी 101 सेलेक्टेड आइटम बैन किए गए हैं। और इसको बताया जा रहा है एक तरीके से ट्राई सर्विस के लिए कोस्ट कितना 3 लाख करोड़ का पैकेज था 2015 से 2020 तक का, और बताया जा रहा है लगभग अगले 6 और 7 साल में क्या होने वाला है, लगभग 4 लाख करोड़ का इसका पैकेज होने वाला है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, ठीक है, और किसको प्रमोट करने वाला है, जो भी है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर को, क्लियर। अब डिफेंस के बारे में जान लेते हैं, क्या स्कीम है, क्या प्रोक्योरमेंट, क्या इंडियन है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 में आया था, ठीक है, मार्च 2020 में आया था। इसका पर्पस का था, एम था, इंक्रीज द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाएं। तो इस पॉलिसी का, इस प्रोसीजर का मकसद था ये। बाकी देख लेते हैं, बाकी आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है, इनिशिएट करना, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करना। बाकी एक नई कैटेगरी थी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, क्लियर।
इसका इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था विद द मिनिमम 50% इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए। मान लीजिए जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जो कंटेंट होगा लगभग 50% इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए। तो ये था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बाकी जो ये प्रोसीजर आया था दोस्तों 2002 में प्रोमुलगेट हुआ था, इसके बाद में काफ़ी बार रिवाइज हो गया ये फॉर द ग्रोइंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्लियर। अभी देख लीजिए प्रदीप कुमार जोशी जी, अभी ये दोस्तों एक जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी। और किनको रिप्लेस करके, रिप्लेस द अरविंद सक्सेना। ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी और ये अरविंद सक्सेना। तो ये पहले यूपीएससी चेयरमैन थे, अब फिलहाल में ये यूपीएससी चेयरमैन बना दिए गए हैं। इससे पहले जोशी जी जो थे चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थे, ठीक है, जिन्होंने यूपीएससी के मेंबर बन गए थे 2015 में। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री PDF मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।